नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग गुप्त शासक कुमार गुप्त के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको हम बता दें कि कुमार गुप्त को कुमार गुप्त प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि महेंद्र द्वितीय थी। इनका जो शासनकाल था वो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक था। कुमार गुप्त के पिता का नाम जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इनकी माता का नाम ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी से आप लोग को याद आया होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जब शक राजा की हत्या करके आते हैं तो ध्रुव देवी से शादी करते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली पत्नी रहती है ध्रुव देवी। और कुमार गुप्त एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है गोविंद गुप्त, लेकिन इसका वर्णन कहीं ज़्यादा मिलता नहीं क्योंकि शासक कभी बना नहीं, इसलिए इसका वर्णन ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। और सबसे खास बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कुमार गुप्त के समय से ही, इन्हीं के टाइम पीरियड से गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कुमार गुप्त के समय से सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन अभिलेख मिलते हैं। और कुल कितने अभिलेख मिलते हैं? 18 अभिलेख। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सभी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। जो इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार जो होता है वो बयाना स्थित भरतपुर से मिलता है, जिसमें कुल 623 मुद्राएं होती हैं। और जो सबसे बड़ा भंडार होता है वो बयाना से मिलता है, बयाना के भरतपुर से। और बयाना कहाँ है? वो राजस्थान में है। तो आपको भूलना नहीं है कि बयाना राजस्थान में है। अब ये लोग देखते हैं मंदसौर अभिलेख के बारे में। तो मंदसौर अभिलेख जो है इसको बस भट्टी ने लिखा है। और मंदसौर अभिलेख में कुमार गुप्त के शासनकाल का वर्णन मिलता है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है भिलसाड़ अभिलेख। ये जो है भिलसाड़ अभिलेख एटा में है, यानी उत्तर प्रदेश के एटा में। यहीं के अमीर खुसरो भी थे। और इस भिलसाड़ अभिलेख से हमें गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को कि अगर कहीं पूछता है कि कुमार गुप्त के शासनकाल का वर्णन कहाँ मिलता है, किस अभिलेख से, तो बताना है मंदसौर अभिलेख। लेकिन अगर यह पूछता है कि गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो भिलसाड़ अभिलेख से पता चलता है। और हम बता दें कि इस गुप्त शासकों की वंशावली में किस किस शासक का वर्णन मिलता है। तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त, इतने शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। और कार्तिकेय मंदिर के निर्माण का भी वर्णन हमको भिलसाड़ अभिलेख से मिलता है। जब हम लोग कार्तिकेय तक आ गए हैं तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो कुमार गुप्त होता है, कुमार गुप्त प्रथम, इसने कार्तिकेय की मूर्ति का एक सिक्का चलवाता है, यानी कि उस पर कार्तिकेय भगवान बने रहते हैं। इनकी मूर्ति बनती है जो कि मयूर उनका सिंहासन होता है, मयूर का सिंहासन करते हैं, मयूर का सवारी करते हैं वो। लेकिन इससे जो पहले, मतलब इनसे जो पहले शासक होते हैं वो गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाते हैं। उनपे गरुड़, उनके सिक्कों पर गरुड़ बना रहता है। तो जो कुमार गुप्त थे उन्होंने मयूर शैली के सिक्के चलाए। इसके बाद अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चली जाती है, यानी कि ये भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे अन्य शासकों की तरह। जैसे अन्य शासक कराते हैं, गुप्त वंश के अन्य शासक अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसी तरह ये भी कराते हैं। हम लोग देखते हैं इतने ही नहीं, और भी इनकी कई मुद्राएं चलाते हैं ये, जिसका साक्ष्य मिलता है। अन्य मुद्राओं में व्याघ्र निहंता, अश्वरोही, धनुर्धारी, गजारोही आदि प्रकार की मुद्राएं होती हैं। जैसे कि ये सैनिकों की टोली टाइप की थी, उसी प्रकार की सिक्काएं चलाई गई थी। देखिए यहाँ पे अश्वरोही यानी कि जो घोड़े पर सवार सैनिक थे, धनुर्धारी जो धनुषधारी सैनिक थे जो धनुष लिए रहते थे, उस हिसाब से, मतलब उस प्रकार से चलाया गया था मुद्रा। अब इनकी उपाधि के बारे में लोग देखते हैं। तो जो इनकी उपाधि थी महेंद्रदीप्त, श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र, यानी कि इनके सभी उपाधियों में महेंद्र 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 मिलता है। तो यह याद करने का एक आसान तरीका है कि जिसमें भी महेंद्र मिलता है जिस उपाधि में, वो कुमार गुप्त की उपाधि है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ सिक्कों पर हमें गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुलयोम शशि नाम भी मिलता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के शासनकाल से, कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल से ही मिला है। तो इन्हीं का नाम होगा गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुलयोम शशि। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुमार गुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाते हैं, उसके संस्थापक थे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो स्थापत्य कला का सबसे बड़ा नमूना है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, एक ऐसा अकेला उस टाइम का विश्वविद्यालय था जिसके एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं को देना होता था, एग्जाम देकर ही वो एडमिशन ले सकते थे। और इसके विनाश के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि गुलाम वंश का जो हेड रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, बट उससे पहले गुलाम वंश नहीं था ना, तो उससे पहले लास्ट में जो शासक रहता है गौर वंश का शासक, जिसका नाम मोहम्मद गौरी रहता है। इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे।
तो उसका गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। बट यही नहीं, उसके और कई गुलाम रहते हैं। तो एक गुलाम उसका रहता है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलता जुलता उसका नाम है, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। एक बार हम फिर उसका नाम बताते हैं दूसरे गुलाम का, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी होता है, इसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, यानी उसको जला दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई थी, उसके बाद कम से कम 1 महीने तक सारी किताबें जलती रहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े भंडार को, कितने बड़े किताब भंडार को हमारे देश से इन लोगों ने समाप्त कर दिया। तो इसके बारे में लोग इतना तो हो गया है कि कैसे कैसे वो लोग मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की किताबें वगैरह जलाते हैं। और जो कुमारगुप्त होता है, वो समय के माप के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में जल घड़ी का भी निर्माण करवाता है। ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे जल घड़ी समय के देखने के लिए, समय वो कर माप करने के लिए जल घड़ी का निर्माण करवाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं भीतरी स्तंभ लेख या अभिलेख जो भी कहें उसको। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त ने अंतिम दिनों में पुष्यमित्र, ये पुष्यमित्र शुंग वाले नहीं है पुष्यमित्र, ये दूसरे पुष्यमित्र हैं। पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसके दमन के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, यानी कि वो खुद युद्ध न लड़ करके अपने पुत्र को भेजता है युद्ध के लिए। तो आइए हम लोग स्कंदगुप्त का शासनकाल देखते हैं और वो कैसे युद्ध लड़ता है। तो इसमें हम बता दें कि पुष्यमित्रों से जब स्कंदगुप्त लड़ाई करता है तो यही विजयी होता है और अच्छा खासा विजय करता है। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल होता है वो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहता है। और स्कंदगुप्त के समय में ही हुड़ों का आक्रमण होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, पहले शकों का आक्रमण था, इससे पहले जो आक्रमण किए थे वो शक लोग आक्रमण किए थे, लेकिन ये लोग जो हैं वो हुड़ हैं। हुड़ों का आक्रमण होता है। और हुड़ जो होते हैं एक बर्बर जाति के थे और ये मध्य एशिया से आए हुए रहते हैं। मतलब कि एक तरह से बता दें कि ये एक बहुत क्रूर टाइप के लोग होते हैं हुड़ लोग। और ये जब आक्रमण करते हैं स्कंदगुप्त पे तो बहुत दिन तक युद्ध चलता है और उसमें भी स्कंदगुप्त विजयी होता है। अब हमें यह देखना है कि ये स्कंदगुप्त युद्ध लड़ता है, विजयी होता है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो आइए हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ अभिलेख, इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो है युद्ध लड़ता है और विजयी भी होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जूनागढ़ अभिलेख से हमको इसके विजय के बारे में पता चलता है, लेकिन भीतरी स्तंभ लेख से हमें इसके युद्ध के बारे में पता चलता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना और इसे भूलना भी नहीं है कि जूनागढ़ अभिलेख से विजय के बारे में और भीतरी स्तंभ लेख से युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि गिरनार पर्वत पर अवस्थित सुदर्शन झील, ये कहाँ पर स्थित रहता है, गिरनार पर्वत पर। और सुदर्शन झील इसका जो है पुनरुद्धार करवाता है कुमारगुप्त प्रथम। लेकिन इससे पहले हम बता दें, उससे पहले शक राजा रहता है रुद्रदामन, जो पुनरुद्धार करवाया था। उससे पहले अशोक ने कराया था, उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री नहीं बनवाया था तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपको हम बता दें कि सुदर्शन झील जो है, इसको कुमारगुप्त ने खुद इसका पुनरुद्धार नहीं करवाया था, बल्कि इसका एक अधिकारी होता है चक्रपाली, ये करवा जाता है तो पुनरुद्धार करवाता है। लेकिन चूंकि इसी के अधीन रहता है, तो इसी का अधिकारी रहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अब हम लोग देखते हैं कौम स्तंभ लेख, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इसमें बहुत सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है ये इसी के कुमारगुप्त प्रथम के काल से ही मिलते हैं। तो ये भी एक उसी में से अभिलेख है, कौम स्तंभ लेख। अब इसके बारे में ये क्यों फेमस है, इसके बारे में लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें स्कंदगुप्त के उपाधि के बारे में वर्णन मिलता है कि वो स्कंदगुप्त शक्रादित्य का उपाधि धारण किया रहता है। और दूसरा है कौम स्तंभ लेख, ये गोरखपुर में रहता है, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। और इसमें जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म के 5 फेमस तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। और इसमें 5 फेमस तीर्थंकर कौन है उनके बारे में बताते हैं। पहला आदित्यनाथ, शांतिनाथ, फिर नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ये सीरियल बाई नहीं है। और इन लोगों का वहाँ पे प्रतिमा बना रहता है। अब प्रतिमा बनाने वाले व्यक्ति का नाम भद्र, यानी भद्र नामक व्यक्ति ने इन 5 लोगों का प्रतिमा बनाता है, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है कौम स्तंभ लेख। अब आइए लोग देखते हैं कि पहले हम लोग हुड़ के बारे में देखते हैं ना, कि हुड़ लोग आक्रमण करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हुड़ लोग जो होते हैं वो बर्बर जाति के होते हैं और मध्य एशिया से आए होते हैं। आक्रमण करते हैं स्कंदगुप्त पे, लेकिन स्कंदगुप्त इन लोगों को पराजित कर देता है। फिर आपको हम बता दें कि जब ये हुड़ लोग पहली बार आक्रमण करते हैं स्कंदगुप्त पे, तो उस टाइम वहाँ उन लोगों का जो शासक होता है वो खुशनवाज होता है। और
अब ये तो हम आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि युद्ध का वर्णन जो होता है वो भित्ति स्तंभ लेख से मिलता है। तो खुशनवाज जो होता है, खुशनवाज को मतलब ये लोग क्या करते हैं, युद्ध जीत लेते हैं, फिर उसके बाद युद्ध जीतने के बाद इसको बंदी बनाकर नहीं रखते, इसको भगा देते हैं, ये चला जाता है, छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं, यही एक गलती होती है कि इसको छोड़ देते हैं लोग, फिर ये दोबारा क्या करते हैं, दोबारा आक्रमण करते हैं। यानी ये लोग जाते नहीं है, पाकिस्तान और मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार बना कर रखते हैं। इसलिए उन लोग की राजधानी जो होती है मालवा के तरफ ही, मालवा क्षेत्र पर वो लोग का अधिकार रहता है, तो इन लोग की राजधानी सियालकोट रहती है। अब दोबारा आक्रमण करता है तो दोबारा खुशनवाज शासक नहीं होता है, बल्कि तोरमार शासक होता है। तो तोरमार जो होता है वो चंद्रभागा नदी पर एक पाया नामक स्थान का स्थापना करवाता है। उसके बाद जो तोरमण होता है इसका एक पुत्र होता है, इसका तोरमण का पुत्र मिहिरकुल, अभी ये भी आक्रमण करेगा। ये जब आक्रमण करेगा तो देखा जाएगा, उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे मिहिरकुल के बारे में। तो अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मिहिरकुल जो है इसके बारे में हम लोग को मिलता कहाँ से, कैसे पता कि मिहिरकुल इसका पुत्र था और आक्रमण करता है। तो ग्वालियर लेख से हमें मिहिरकुल के बारे में पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि मिहिरकुल शिव भक्त था। अब लोग देखते हैं कि जो ये स्कंदगुप्त रहता है, इसने चीनी शासक के दरबार में राजदूत भेजा था मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए। ये क्या करता है, सोचता है कि थोड़ा सा विदेशी लोगों से भी संबंध बना के रखा जाए, दोस्ती किया जाए। तो ये भेजता है वहाँ पे, और किस सन में भेजता है, तो 466 ईस्वी में भेजता है अपने राजदूत को चीन। जब वहाँ पे भेजता है चीन ये अपने राजदूत को, तो वहाँ का शासक उस टाइम सांग रहता है, और इसने अपने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राजधानी को अपने अयोध्या शिफ्ट कर दिया था। इसकी जो उपाधि रहती है, सक्रादित्य के बाद देवराय भी इसकी उपाधि रहती है, इसको भी याद रखिएगा। और आपको हम बता दें कि इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए, यानी और सबसे इससे पहले जो शासक होते हैं गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी करते हैं, अन्य प्रकार के, लेकिन ये क्या होता है, ये वृषभ शैली के सिक्के जारी करता है। और यह गुप्त वंश के अंतिम महान शासक माने जाते हैं। यानी कहा जाता है कि गुप्त वंश जो था उसमें सबसे अंतिम महान शासक के रूप में ये स्कंदगुप्त होता है। इसके बाद जो होते हैं सब मतलब अच्छे शासक नहीं थे, इनके बाद जो होते हैं सब उत्तराधिकारी वगैरह वो बड़ा कमजोर होते हैं, उनकी वजह से गुप्त वंश का पतन भी होने लगता है। तो देखते हैं परवर्ती गुप्त शासक स्कंदगुप्त के अंतिम समय में गुप्त वंश का पतन होने लगता है, यानी गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। आइए हम लोग देखते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरे इनके 8 उत्तराधिकारी होते हैं, तो इन 8 के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस ज़्यादा ये लोग मतलब ज़्यादा दिन तक शासन किए नहीं थे, ज़्यादा अच्छे से इन लोग के बाद पतन ही होने लगा था स्कंदगुप्त के बाद, तो ज़्यादा इन लोग के बारे में जानकारी भी नहीं है, बस 2-2 3-3 लाइन है, पढ़ लेंगे हम लोग जल्दी से, आप लोग बोर नहीं होइए। तो हम आपको बता दें कि अब देखते हैं स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी के बारे में। तो सबसे पहला उत्तराधिकारी जो होता है पुरुगुप्त होता है, दूसरा कुमारगुप्त द्वितीय होता है, तीसरा बुद्धगुप्त होता है, चौथा नरसिंहगुप्त होता है, और 5वां जो है वो भानुगुप्त होता है, छठा जो है कुमारगुप्त वैन्यगुप्त होता है, और 7वां जो है वो कुमारगुप्त तृतीय होता है, और 8वां जो है वो विष्णुगुप्त होता है। यानी ये इसके पूरे 8 उत्तराधिकारी रहते हैं स्कंदगुप्त के। अब हम लोग इन सभी के बारे में एक एक लोग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा शासन किए नहीं थे, बहुत फेमस थे नहीं, इसलिए इन लोग के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो यह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। अब आप लोग सोचिए, स्कंदगुप्त भी कुमारगुप्त का पुत्र है और पुरुगुप्त भी कुमारगुप्त का पुत्र है। अब हम लोग को यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, स्कंदगुप्त जो था इसका ये पुरुगुप्त जो था स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। और आप लोगों को बता दें कि स्कंदगुप्त खुद ही इतने ज़्यादा दिनों तक शासन किया था, बहुत दिन तक शासन किया था। अब इसके बाद ये मान लीजिए वृद्ध हो चुका रहा होगा, तो इसके बाद इसका जो भाई आता है वो सौतेला भाई। बता दें कि पुरुगुप्त भी वृद्ध हो चला था, इसलिए ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करता, वो भी बहुत कम दिनों तक शासन करता है। और भीतरी अभिलेख से उसके पुरुगुप्त के माता के बारे में पता चलता है कि उनकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी था और उसकी पत्नी का नाम चंद्र देवी था। और भीतरी स्तंभ लेख से ही हमें यह भी पता चलता है कि वृद्धावस्था में ये वैष्णव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन? पुरुगुप्त। अब इसके बाद जो सेकेंड शासक है वो कुमारगुप्त द्वितीय है। इसका अभिलेख जो है सारनाथ से मिलता है, सारनाथ से अभिलेख मिलता है, बस इतना ही है इसके बारे में जानकारी। अब तीसरा जो है वो बुद्धगुप्त है, तीसरा उत्तराधिकारी जो है वो बुद्धगुप्त है। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्धगुप्त जो है उत्तरवर्ती शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा जाता है बुद्धगुप्त को। और इसने श्री विक्रम की उपाधि भी धारण की थी और नालंदा महाविहार में दान भी दिया था बुद्धगुप्त ने। और आपको ये याद रखना है कि उत्तरवर्ती शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था बुद्धगुप्त।
अब चौथा नंबर पे जो था वो नरसिंहगुप्त थे, नरसिंहगुप्त बालादित्य। और इनके समय में हुड़ों का आक्रमण होता है। अभी हम बताया था ना कि इससे पहले खुश समाज आक्रमण करता है, फिर तोड़माड़ आक्रमण करता है। ये तोड़माड़ का पुत्र जो है वो मिहिरकुल है, ये आक्रमण करता है नरसिंहगुप्त यानी बालादित्य के समय में। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका सामना किया और फिर इसको पराजित कर देते हैं मिहिरकुल को, नरसिंहगुप्त। इसके बाद जो है 5वें नंबर के शासक उत्तराधिकारी वो है भानुगुप्त। तो हम लोग भानुगुप्त के बारे में देखते हैं। भानुगुप्त बारे में थोड़ा इनका है, एग्जाम व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एरर अभिलेख भी बड़ा फेमस है 510 ईस्वी का। तो बताते हैं कि नरसिंहगुप्त के बाद ये जो होते हैं हुड़ लोग फिर नहीं जाते हैं, फिर ये आक्रमण करते हैं भानुगुप्त के समय में। यार ये हुड़ जो होते हैं ना बड़ा बदतमीज होते हैं, ये लोग को कितनी बार मार के भगाया गया लेकिन ये फिर बार बार पराजित होते हैं, लेकिन फिर भी आक्रमण करते रहते हैं। तो पहले इसको खुशनवाज को मार के भगाया गया, फिर तोड़माड़ को, फिर मिहिरकुल को, फिर से ये लोग फिर आक्रमण कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब आक्रमण करते हैं हुड़ तो भानुगुप्त का एक बहुत ही प्रिय मित्र होता है। तो उसका मित्र जिसका नाम रहता है गोपराज, ये हुड़ों से आक्रमण करता है, युद्ध करता है, और युद्ध करते हुए उसमें उसका मृत्यु हो जाता है, किसका, गोपराज का। तो आप ही सोचिए किसी का इतना प्रिय मित्र रहेगा जिसकी मृत्यु होगी तो वो उसको गुस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए भानुगुप्त को बहुत गुस्सा आता है कि इस युद्ध में इसका जो मित्र है उसका मृत्यु हो जाता है। तो वो गुस्से में आकर के बहुत बुरी तरह से हुड़ों का सर्वनाश करता है। और जब इसका सर्वनाश करता है हुड़ों का, तो इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत खराब स्थिति, बहुत ही बुरी तरह से हुड़ों का विनाश करता है। इसलिए इस युद्ध का स्वतंत्रता संग्राम नाम दे दिया गया था। और उसके बाद जब देखते हैं हम लोग कि गोपराज जो था, इसकी जो इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसकी जो डेड बॉडी रहती है यानी कि मृत शरीर, उसको इसकी पत्नी लेकर के सती हो जाती है। यानी कि जब उसको आग लगाया जाता है तो उसकी पत्नी भी उसके डेड बॉडी के साथ जल जाती है जिंदा। तो उसको यहीं से सती प्रथा का आरंभ होता है। अब और इस सती प्रथा के बारे में हमें एरर अभिलेख से मिलता है। इसके बारे में पता हमें एरर अभिलेख से लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एरर अभिलेख क्यों कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर के उत्तराधिकारी जो थे वैन्यगुप्त, इनके बारे में देखते हैं। इनके बारे में तो कुछ है ही नहीं। अब 7वें हैं जो कुमारगुप्त तृतीय, तो इनके बारे में कुछ खास नहीं है, बस इनके पिता का नाम नरसिंहगुप्त था। 8वें नंबर के जो शासक हैं विष्णुगुप्त, ये अंतिम शासक होते हैं। और इनके बारे में भी कुछ खास नहीं है क्योंकि ये लोग ज़्यादा शासन किए नहीं थे। बस इतना ही कि नालंदा से इनके मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों आखिरी बात हम करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग गुप्तकालीन संस्कृति वगैरह के बारे में, इसके शासन व्यवस्था के बारे में, और गुप्तों का पतन क्यों हो गया, गुप्त वंश का पतन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।